गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस गणतंत्र कैसे बना इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस का राजा उस वक्त कौन था। तो ये है लुई 16, जो कि हमेशा विलासिता का ही जीवन जीते थे। उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने जब जनता पर ज़रूरत से ज़्यादा कर लगा दिए, क्योंकि युद्ध में ज़्यादातर फ्रांस जो था वो बिज़ी रहता था उस टाइम पे। तो युद्ध के अंदर जो है पैसों का काफ़ी क्षति हो रही थी। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए फ्रांस के राजा लुई 16 ने जनता पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, जिसके कारण जनता ने बगावत कर दी थी और बास्टिल का ये किला जो है ये छलनी छलनी कर दिया था, यानी कि इसको पूरा तोड़ दिया था। और यहाँ से हथियार उठा के ये सीधा राजा के पास चले गए थे और राजा को ही बंदी बना लिया था। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो नेशनल असेंबली है वो गठित हुई थी। जब राजा ने खूब सारे टैक्स लगा दिए थे, तो उस दिन जब वोटिंग के लिए थर्ड एस्टेट को राइट्स नहीं मिले थे, वोटिंग का मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था, तब यहाँ पर नेशनल असेंबली को गठित किया गया था, जो कि ज़्यादातर थर्ड एस्टेट के ही लोग थे। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि आखिर हुआ क्या बाद में। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर वो राजी हो गया। अब मरता क्या ना करता वाली बात थी। लुई 16 ये जानता था कि अब नेशनल असेंबली बन चुकी है और लोगों ने कसम खा ली है, थर्ड एस्टेट के लोगों ने, क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा भी थे उस टाइम पे। और जो राजा के लोग थे वो बहुत गिने चुने थे और चर्च के लोग भी गिने चुने थे। तो उन लोगों को, यानी कि राजा को नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी और संविधान बनाने पे वो राज़ी हो गया। फिर 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया। अब सामंती व्यवस्था क्या होती है? सामंती व्यवस्था एक तरीके से ज़मींदारी व्यवस्था होती है, जिसमें बड़े बड़े ज़मींदार जो कि राजा के संरक्षण में छोटे मजदूरों से काम करवाते थे। मतलब जो मजदूर जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी उनसे काम करवाते थे, उनको अपने मन मुताबिक पैसे देते थे और बहुत कम पैसे देते थे। कुल मिला के उनसे काम ज़्यादा लेते थे और पैसे कम देते थे। तो ऐसे ज़मींदारों को उस टाइम पे सामंत बोला जाता था। और धार्मिक कर, जो चर्च का कर देना होता था, वो उनसे, इन दोनों ही टैक्सेस से लोगों को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है। अब तथा चर्च की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। चर्च ने जो बहुत सारी भूमि हड़प रखी थी कि ये गॉड के नाम पर तुम दे दो, राजा से भी और जो लोगों से, तो उस संपत्ति को भी जब्त कर लिया लोगों ने। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया, जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या था कि पहले तो एक राजा का शासन होता था। अब राजा का शासन हटाकर जो राजा की शक्तियाँ हैं वो विधायिका, यानी कि एक कानून बनाने के लिए एक अलग संस्था, कार्यपालिका जो उन्हीं कानून को जो बनाएंगे उनको लागू करने की संस्था, और न्यायपालिका जो आज के टाइम में जैसे सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल वैसे ही, इन तीनों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, राजा की शक्तियों को। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होती थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, सिर्फ उन्हीं को ही वोटिंग का राइट दिया गया। अब यहाँ पर नागरिक किसको बोला जा रहा है? जो 25 वर्ष के थे और आदमी थे, यानी कि पुरुष थे। दूसरी बात ये, जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। मान लो कि अगर एक दिन की मजदूरी 1000 रुपीज़ है, तो जो 3000 रुपये, 3 दिन मतलब 3000 रुपये जो कर देते थे उस टाइम पे, तो उस तरीके से उस टाइम का जो कर रहा होगा, 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स देते थे, तो उनको जो है वो नागरिक मानते थे और उनको सक्रिय नागरिक मानते थे। सिर्फ उन्हीं को ही अपना वोट देने का अधिकार था। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसमें से जैकोबिन क्लब सबसे खास था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो इसके अंदर अब हमें एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं।
उस टाइम पर क्या होता था कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे और जो काफ़ी सारे जो लोग थे वो उस टाइम पे इस तरीके के क्लब्स में आपस में बातचीत किया करते थे। इसमें फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के भी लोग होते थे, प्लस थर्ड एस्टेट के भी लोग होते थे। तो जैकोबिन क्लब जो था वो ज़्यादातर थर्ड एस्टेट के लोगों से बना हुआ था, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर कौन कौन से लोग थे, मजदूर, कारीगर और जो लेबर वर्क जो करते थे और वकील, डॉक्टर, ये सब भी मतलब जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। और इनके नेता का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इनके नेता का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये जो है ना, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैकोबिन क्लब का मेंबर का मतलब जो नेता था कौन था, वो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम याद रखना भाई। इस क्लब के लोगों को सॉन्कुलात, ये इंग्लिश में सैंस क्यूलॉट बोला जाता है, इसको सॉन्कुलात कहा जाता था, क्योंकि वो बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे। कुछ इस तरीके से दिखते थे ये सैंस क्यूलॉट। ये एक तरीके से ना, यहाँ पर जैसे इनके घुटने के आसपास है ना, जैसे ये मजदूरी का काम करते थे तो यहाँ पर से पैचेस पड़े होते थे, मतलब इनके ना घुटने छिले हुए होते थे ज़्यादातर। तो ये बिना घुटने वाली पैंट का मतलब है कि यहाँ से मतलब ज़्यादातर जो इनकी पैंटें थी वो फटी रहती थी घुटनों से। और ये रेड कलर की टोपी पहनते थे। तो इनका ये पहनावा था और ये जो है जैकोबिन क्लब के मेंबर होते थे और यही इनकी पहचान बन गई थी। क्योंकि इनमें जैकोबिन क्लब में ज़्यादातर जो लोग थे वो लेबर से ही आते थे, मतलब मजदूर और कारीगर ये ज़्यादा होते थे उसके अंदर। तो यही उनकी ड्रेस बन गई थी। तो इनको क्या बोला जाता था, इनको बोला जाता था सॉन्कुलात। ये बात ध्यान रखना, सैंस क्यूलॉट बोला जाता था, ठीक है। और मुख्य घुटने, बिना घुटने वाली पैंट पहनते थे, इनकी लाल टोपी पहनते थे और मुख्य रूप से इनके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर इत्यादि होते थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जितने भी जैकोबिन क्लब के जो लोग थे मेंबर्स, इन्होंने राजा के सामने विद्रोह कर दिया और राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। पहले कितनों को था, पहले 25 वर्ष से अधिक वालों को था, अब 21 वर्ष से अधिक वालों को मत देने का अधिकार मिल गया, यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया। इस नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। अब कौन सी, अब कन्वेंशन नाम की असेंबली जो थी वो स्थापित हुई। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत हो गया। फ्रांस में से राजतंत्र अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 में मौत की सज़ा सुना दी गई, यानी कि अब राजा को ही मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति का ये वाला हिस्सा जो है वो संपूर्ण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया था? तो ऊपर देखो, यहाँ पर फ्रांस में सामंती व्यवस्था का जो अंत था वो हो गया था ये 4 अगस्त 1789 को। ये फर्स्ट का आंसर है भाई, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ ना, सामंती और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया, सामंती व्यवस्था और इसका, ठीक है। तो ये 4 अगस्त 1789 को हुआ था। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ये वाली डेट आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले आंसर में। सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया था? तो यहाँ पर देखो, सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया था, ये हमारा आंसर है पूरा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख लेना, ये आ जाएगा हमारा सेकंड में। ये जहाँ से लेकर जहाँ तक मैंने निशान लगाया, सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया था। ये सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है, सेकंड का। अच्छा, अब थर्ड वाला देखो, नेशनल असेंबली द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से कैसे अलग था? तो देखो, नेशनल असेंबली ऊपर हमने अभी पढ़ा कि ये तो कन्वेंशन का स्थापित हुआ था, इसकी बारे में बात नहीं कर रहा, वो ऊपर वाले की बारे में बात कर रहा था कि जो नेशनल असेंबली द्वारा कितने ये जो आज के टाइम में जो वोटिंग देते हैं तो उससे किस तरीके से अलग है। तो उस टाइम पे क्या था कि 25 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को जो है, आज के टाइम में भारत के अंदर जो है ना वो 18 साल
से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, पहली बात तो ये, और इसमें 25 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स चुकाते थे केवल उन्हीं को नागरिक माना जाता था, लेकिन आज तो भारत में जो भी जन्मा है वो सब नागरिक है। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है, यहाँ पे टैक्स पे करने वाले नागरिक हैं और यहाँ पर क्या है, जो भारत में जन्मा है वो नागरिक है। तो ये 2 अंतर आपको खुद लिखने हैं। अच्छा, अब ये फोर्थ वाला देखो ज़रा। जैकोबिन क्लब के नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता अभी मैंने पढ़ाया था, मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। तो ये यहाँ पर मैक्समिलियन रोबेस्पियर, तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, तो अब इस क्लब के सदस्य कौन कौन लोग थे? तो इस क्लब में ज़्यादातर कौन कौन लोग थे? मुख्य रूप से दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। तो इसके जो क्लब के सदस्य थे वो ये सब थे। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। ये फोर्थ का ही आंसर है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा। एक तो मैक्समिलियन रोबेस्पियर और एक ये वाला यहाँ तक। तो ये फोर्थ का आंसर है भाई। ठीक है, ये वाला हो गया इसका आंसर और ये वाला हो गया ये फोर्थ में ही सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो ज़रा। फ्रांस गणतंत्र कब बना था? तो यहाँ पे फ्रांस जो है वो गणतंत्र बना था 21 सितंबर 1792 को। ठीक है, फ्रांस गणतंत्र बना था। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया 5वें का। तो ये इसमें फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ तो आप ये पूरी लाइन ही लिख लो डायरेक्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये पूरी लाइन जो है ये 5वें में लिख डालो। तो ये 5वें का आंसर हो गया पूरा। ठीक है, तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मिली होगी। थैंक यू।